हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं मुख्तार अंसारी ज्ञान केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, उस वीडियो में हम लोगों ने विलयन और विलयन की सांद्रता को कितनी तरह से व्यक्त किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था। अब आज यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विलेयता। अध्याय 2 का ये जो प्रकरण है वो विलेयता है। तो आज हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहली बात होती है विलेयता कहते किसे हैं। तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में हमारे विलेय का कितना अधिकतम मात्रा घुल जाती है, इसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। ये जो विलेयता होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो हम लोगों को पढ़नी है वो है ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता को कैसे परिभाषित किया जाता है। 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा ग्राम में घुल जाती है, इसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। जैसे कि हमने दिखाया हुआ है, हमने एग्जाम्पल लिया है नमक का। यहाँ पर ताप हमारा 273 केल्विन ताप है और हम लोगों ने विलायक मतलब कि जल की मात्रा कितनी ली है, 100 ग्राम ली हुई है। और इस 100 ग्राम में जब हम लोग NaCl को घोलते हैं तो अधिकतम वो 36 ग्राम घुल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नमक की जो विलेयता है जल में वो 36 ग्राम पर 100 ग्राम जल होती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर इसके ताप को हम लोग कम ज़्यादा करेंगे तो विलेयता प्रभावित होगी। इसलिए डेफिनेशन में ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ताप हमारा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अब फिर देखते हैं ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक होता है वो विलेय एवं विलायक की प्रकृति होती है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि जिस विलेय पदार्थ की प्रकृति जिस प्रकृति की होगी उसी प्रकृति के विलायक में वो विलेय पदार्थ घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। जैसे कि अगर हमारा कोई विलेय जो है ध्रुवीय लक्षण वाला है तो वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमारा HCl जो है वो हमारे H2O में घुल जाएगा, लेकिन जो HCl है वो हमारा CCl4 में नहीं घुलेगा, क्योंकि HCl जो हमारा है वो ध्रुवीय होता है, जबकि CCl4 जो हमारा है वो अध्रुवीय है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो हमारा अध्रुवीय विलेय होगा वो अध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, लेकिन हमारा अध्रुवीय विलेय जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जो हमारा बेंजीन है वो भी अध्रुवीय है और जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी हमारा क्या है, अध्रुवीय है। तो ये दोनों आपस में घुल जाएंगे, लेकिन हमारा जो बेंजीन है वो जल में नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन हमारा अध्रुवीय है और जो हमारा जल है वो क्या है, ध्रुवीय है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगला है ताप का प्रभाव। तो यहाँ पर जो ताप का प्रभाव है इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले लाशतेली नियम को जानते हैं। लाशतेली नियम होता क्या है, आप लोगों ने कक्षा 11 के साम्यावस्था वाले चैप्टर में पढ़ा होगा लाशतेली नियम होता क्या है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं लाशतेली नियम होता क्या है। लाशतेली नियम ये कहता है कि अगर कोई साम्यावस्था स्थापित है
और उस साम्यावस्था में हम लोग ताप, दाब या आयतन का प्रभाव डालते हैं तो जो हमारी अभिक्रिया, जो हमारी बैकवर्ड या फॉरवर्ड अभिक्रिया होती हैं, ये उस तरफ विस्थापित हो जाती हैं जिस तरफ विस्थापित होने से डाला गया प्रभाव दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग देखते हैं कि जो हमारी, अगर हमारा ये विलेय पदार्थ का विलयन में, विलेय पदार्थ का विलायक में घोलना, अगर हमारा वो क्या है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया है मतलब कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है जब हम लोग विलेय को घोलते हैं तब। तो यहाँ पर जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे वाला जो रिएक्शन है और जो पीछे वाला रिएक्शन है, जब आगे ताप बढ़ेगा तो ये जो अभिक्रिया होगी ये हमारी अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी, और जब अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी तो हमारा जो विलय होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाएगा। मतलब कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में विलय हमारा क्या होता है, घुल जाता है, इसकी विलयता बढ़ जाती है। जबकि जो दूसरी अभिक्रिया लिखी हुई है हमारी यहाँ पर, जो हमारी दूसरी अभिक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर, दूसरी अभिक्रिया हमारी लिखी हुई है, इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, मतलब ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है। तो अगर ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है तो इस ऊष्मा का निकलना कब होगा, जब ये अभिक्रिया हमारी इस तरफ विस्थापित होगी, बैकवर्ड दिशा में जब अभिक्रिया विस्थापित होगी तो हमारा जो ये विलयन से विलय वाला जो हमारा रिएक्शन है ये वाला हमारा तेज़ी से होगा, और हमारा जो विलय की जो क्या कहते हैं, जो विलयता होगी वो कम हो जाएगी। तो बात समझ में आई कि अगर हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उसमें क्या होगा, विलयता कम हो जाएगी विलय पदार्थ की, और अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो विलयता हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा गैसों की द्रवों में विलयता। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था हमने ठोस पदार्थ की द्रव में विलयता। अब हमको जो पढ़ना है वो है गैस की द्रव में विलयता। तो गैसों की द्रव में जो विलयता होती है उसको हम लोग अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। अवशोषण गुणांक के पदों में हम लोग कहते हैं गैसों की द्रव में विलयता को। अब ये अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो किसी निश्चित ताप पर 1 एटीएम दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर निकाला गया आयतन क्या कहलाता है, हमारा अवशोषण गुणांक कहलाता है। मतलब एनटीपी पर वह गैस का वह आयतन जो 1 एटीएम दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई हो, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अवशोषण गुणांक कह देते हैं। और इसी के पदों में हम लोग निकालते हैं कि किसी गैस की द्रव में विलयता कितनी है। यहाँ पर एक बात और सामने आई है, परीक्षण करने पर एक बात और देखा गया कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह गैसें अधिक विलेय होती हैं। अब यहाँ पर जो हमने क्रम लिखा हुआ है, ये जो गैसें लिखी हुई हैं ये अवशोषण गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं। यहाँ पर सबसे कम अवशोषण गुणांक जो हमारा हीलियम है, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, फिर अमोनिया गैस। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो अगर किसी विलायक में इनको घोलना हो तो सबसे आसानी से कौन घुल जाएगी, हमारी अमोनिया घुल जाएगी, और सबसे कठिनाई से कौन घुलेगी, हीलियम घुलेगी। तो बात स्पष्ट हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की जो द्रव में विलयता होती है ये किसके द्वारा प्रभावित होती है, तो उसको देखते हैं। पहला होता है गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी गैस जो द्रव में घुल जाती हैं वो
उसमें अधिक विलेय होती हैं। और ऐसी गैसें जो घुलकर हमारा कोई हमारा यौगिक नहीं बनाती हैं, वो बहुत कम घुलनशील होती हैं या घुलनशील नहीं होती हैं। मतलब ऐसी गैसें जो उसके साथ क्रिया करके क्या कर लेती हैं, कोई यौगिक बना लेती हैं, वो ज़्यादा घुलनशील होती हैं। और जो क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, वो बहुत ही कम घुलनशील होती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि सब समान को घोलता है। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा है कि जिसकी प्रकृति जिसके समान होगी वो उसी को घोलेगा, अन्यथा नहीं घोलेगा। दूसरा होता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है? तो ताप के प्रभाव को बताने के लिए यहाँ भी हम लोग लाशतेलिय नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक तरह से हम लोग और देख सकते हैं इसको। क्योंकि गैस का जो द्रव में घुलने की प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का अर्थ होता है ऊष्मा का उत्सर्जित होना। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग गैस को घोलेंगे द्रव में तो ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलेगी मतलब जो गैस हमारा है, ये गैस क्या होंगे, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ये द्रव के अणु जो द्रव के संपर्क में थोड़े आ भी रहे थे, ये उससे क्या हो जाएंगे, दूर जाने लगेंगे। तो जब ये उसके संपर्क में आएंगे ही नहीं आसानी से, जो गैस के हमारे अणु हैं वो द्रव के अणुओं के संपर्क में जब आसानी से नहीं आएंगे, तो विलेयता हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लाशतेलिय के नियम से देख सकते हैं। यहाँ पर गैस और द्रव के बीच में मान लो साम्यावस्था स्थापित है, और यहाँ पर द्रव की तरफ क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो इधर ऊष्मा निकल रहा है, इधर हमारी जो ऊष्मा है वो निकल रही है, तो क्या होगा, तो हमारा साम्यावस्था उस तरफ स्थापित होगी जिस तरफ से इसका प्रभाव दूर हो जाए। मतलब कि अब साम्यावस्था जो होगी वो हमारी कौन सी अभिक्रिया की तरफ स्थापित होगी, हमारी बैकवर्ड अभिक्रिया की तरफ साम्यावस्था स्थापित होगी। मतलब कि गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा रहेगी, यानी कि विलेयता क्या हो जाएगी, गैस की द्रव में विलेयता जो हो जाएगी वो घट जाएगी। लेकिन हमारा यहाँ पर अपवाद के रूप में दो गैसें हमारी ऐसी हैं, एक तो हीलियम और दूसरा हाइड्रोजन, कि इनके घुलने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, ऊष्मा शोषी होती है। मतलब कि जब ये गैसें द्रव में घुलती हैं तो ऊष्मा का शोषण होता है। मतलब कि इनकी जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, नीचे द्रव भरा हुआ है, इसके ऊपर गैस है, और ये जब इसको घोलते हैं तो ये प्रक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है। मतलब कि हमारा ऊष्मा निकल रहा है। अब जब ऊष्मा निकलेगी, इसका मतलब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ऊपर चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो द्रव के संपर्क में नहीं आएंगे, और जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला देखते हैं, अगला जो प्रभाव हमको पढ़ना है इसमें वो है दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस नियम का नाम जो है वो है हेनरी का नियम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊपर फिगर 1 में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे द्रव भरा हुआ है, इस द्रव के ऊपर क्या है, गैसें एकत्रित हैं, और इसके ऊपर जो दाब है वो बहुत कम है, पिस्टन पर लगाया गया जो दाब है वो बहुत ही कम है। जबकि जो हमारा फिगर नंबर 2 है उसमें क्या है, द्रव की मात्रा उतनी ही है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, इसमें जो गैस भरा हुआ है उस गैस के ऊपर जो डाला गया दाब है वो क्या है, अधिक है। तो जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर दाब बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, ये द्रव के संपर्क में आते जाते हैं, और इनकी विलेयता जो होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इन दोनों फिगर को देख के हम लोग आगे बात कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर, अगर ताप हमारा स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा हम गैस पर दाब डालेंगे उतना ही ज़्यादा गैस जो होगी वो द्रव में घुलनशील होगी, विलेय होगी।
अब यदि यहाँ पर हम विलेयता जो है, विलेयता को किसके रूप में ले लें, मोल प्रभाज के रूप में ले लें, तो हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो विलेयता हमने ली है वो किसके रूप में ले लिया है हमने, मोल प्रभाज के रूप में ले लिया है। तो वहाँ पर क्या था, विलेयता विलेयता लिखा जा रहा था, यहाँ क्या लिखा जा रहा है, मोल प्रभाज लिखा जा रहा है उसी के रूप में। तो ये क्या होगा, जो हमारा दाब होगा, आंशिक दाब, वो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग KH से लिखते हैं, और इस KH नियतांक को हम लोग हेनरी नियतांक कहते हैं, और यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा आंशिक दाब बटे हेनरी नियतांक। अब इस संबंध को देखने से ये स्पष्ट होता है कि जिसका हेनरी नियतांक कम होगा उसकी विलेयता ज़्यादा होगी, और जिसका हेनरी नियतांक ज़्यादा होगा उसकी विलेयता कम होगी। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं उच्च KH मान जिसका होगा उस गैस की विलेयता जो होगी वो निम्न होगी। और चूंकि ताप बढ़ाने पर हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके KH मान बढ़ते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इनकी विलेयता क्या होगी, घटती है। ताप बढ़ाएंगे तो KH का मान बढ़ेगा, और KH का मान बढ़ेगा तो ऊपर भी फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ कि KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। देखो यहाँ पर जब नाइट्रोजन गैस के लिए 298 केल्विन ताप पर जो KH की वैल्यू थी वो कितनी थी, 76.48 थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, ताप बढ़ा दिया है। तो जब ताप हम लोगों ने बढ़ाकर 303 केल्विन कर दिया तो जो KH की वैल्यू थी वो 88.84 हो गई। मतलब कि क्या हो गई है, हमारे KH वैल्यू की मान जो है वो बढ़ गई है। और जब KH वैल्यू की मान, हेनरी नियतांक की मान बढ़ जाती है तो विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि विलेयता क्या हो गई, ताप बढ़ाने से विलेयता हमारी घट गई है। दूसरा ऐसे ही ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले 293 केल्विन ताप पर 34.86 था KH का मान। फिर हमने ताप बढ़ा दिया, 303 केल्विन कर दिया, तो क्या हो गया, इसका KH का मान 46.82 हो गया। मतलब कि KH की वैल्यू बढ़ गई है, और जब KH की वैल्यू बढ़ जाती है तो विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। अब आइए इसके हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि हेनरी नियम का अनुप्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग जब सोडा वाटर में भरते हैं तो बहुत अधिक दाब पर भरते हैं। वो इसलिए भरते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होता है या सोडा वाटर जो होता है, इस जब अधिक दाब पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें भरेंगे तो उसकी विलेयता जो होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आप लोग पढ़ चुके हैं अभी कि जो विलेयता होती है गैस की वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा दाब डालकर हम लोग भरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में, उतना ही ज़्यादा वो उसमें घुलनशील होगी। दूसरा पॉइंट हमारा है कि ऊंचाई पर सांस लेने में परेशानी होती है तथा उससे एनॉक्सिया हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में विलेयता है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में विलेयता धीरे धीरे कम होने लगेगी तो हमें कमजोरी का एहसास होने लगेगा, और कमजोरी के एहसास के साथ ही साथ हमारे सोचने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। और ये सारा जो लक्षण है कि कमजोरी आना और सोचने की क्षमता में कमी का होना, इसको हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि जब गोताखोर लोग
गहरे समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं तो जो टैंक ले जाते हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाला, उस ऑक्सीजन टैंक में 11.7% हीलियम भर लेके जाते हैं, हीलियम की मात्रा भी ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? अब इसके लिए ये है कि जब गोताखोर बहुत गहरे समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक दाब महसूस करते हैं, और बहुत अधिक दाब महसूस करने के कारण जो घुली हुई गैसें होती हैं, जैसे पानी में जो घुली हुई गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी विलेयता जो हमारी बॉडी में होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि दाब ज़्यादा पड़ेगा। तो दाब ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे रक्त में जो इनकी विलेयता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, वो बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, जब गोताखोर गहरे समुद्र से ऊपर आने लगते हैं, बाहर की तरफ आने लगते हैं, तो जैसे जैसे दाब घटता जाता है, दाब जैसे जैसे घटता जाता है, वैसे वैसे ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में घुली हुई नाइट्रोजन जो होती है वो बुलबुले के रूप में वह बाहर निकलने लगती है। और जब बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है तो ये कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती है, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती है, और इस अवरोध के कारण हमारी बॉडी जो होती है वो टेढ़ी होने लगती है। इस बॉडी टेढ़ी होने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बेंड कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। बॉडी का टेढ़ा होना, इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेंड्स कहते हैं। तो इस प्रभाव से बचने के लिए, ये ऐसा जो कुछ हो रहा है ऐसा ना हो, इसके लिए गोताखोर जो ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 56% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 32% होती है, और जो हमारी हीलियम भरते हैं उसकी मात्रा 11.7% होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीलियम के मिलाने से गैसों की रक्त में जो विलेयता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, जो समुद्र में गोताखोर लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसमें क्या ले जाते हैं, 11.7% हीलियम का मिश्रण करके ले जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने जो बताया हुआ है, जो कुछ भी चीज़ हमने समझाई है, इसके लिए नोट्स हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसके प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग मेहनत से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, कुछ कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।